नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। और आपको बता दूं कि ये यूट्यूब पर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, जिसके माध्यम से हम जानेंगे। आप सामने देख रहे हैं बीएसवी, आपका जो 10वीं और 12वीं की हिंदी जो किताब है उसकी हम कंप्लीट यहाँ पर तैयारी करेंगे और साथ में मैथ की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं। बात करेंगे इसमें 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं, इन सारी बातों को ध्यान से समझेंगे इसमें। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप इसमें क्या देखेंगे। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें ऑब्जेक्टिव आपका 100 प्रश्न आता है, जिसमें आपको 50 का आंसर करना होता है, ये आपको मालूम है। मगर उसमें आप देखेंगे तो व्याकरण और पाठ से भी प्रश्न बनते हैं, टोटल मिलाकर 100, जिसमें 50-50 का लगभग ऐसे प्रश्न होते हैं। तो पिछली जो हमारी क्लास हो चुकी है उसमें अभी तक हमने व्याकरण के लेकर हमने बातचीत कर लिया है कि हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो आपके गद्य और पद्य जो खंड है उसमें से आपका ये गद्य खंड, उसकी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे उसमें पद्य खंड और प्रतिपूर्ति, यानी आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके विषय वस्तु से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपका क्या है, गद्य पद्य और प्रतिपूर्ति, इन तीनों के मिलाकर जो प्रश्न बनते हैं उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से 2024 में प्रश्न पूछे हैं और कहाँ से पूछे हैं। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, आप कॉपी और कलम ज़रूर रख लीजिएगा और इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको एक हेल्प हो जाएगा। गद्य खंड ये जो है इसको कट कर लेना है, मिस टाइप है। आपका प्रश्न जो पूछा गया है 4 से 5 प्रश्न आपका गद्य खंड से जो पंक्तियाँ हैं सीधे तौर पर पूछी जाती हैं। मतलब गद्य खंड से पंक्तियाँ जैसे आपकी कहानी हुई, निबंध हुआ, आत्मकथा हुआ, ये जो भी संस्मरण लगा हुआ है, सीधे तौर पर एक पंक्ति हो या 2 पंक्ति का आपका पंक्तियाँ पूछ दी जाती है। यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो जब हम पार्ट रेगुलर जब क्लास करेंगे तो हम इन चीज़ को ध्यान से देखेंगे, और जब आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो आपको कहीं से भी कोई पंक्ति पूछ दिया मालूम चल जाएगा कि कहाँ से ये पूछा है। अब आगे बात करते हैं पद्य खंड में। जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कविताएं लगी हुई हैं, तो उन कविताओं से कुछ पंक्तियों को आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है सीधे तौर पर कि 4 से 5 प्रश्न उसमें से भी। पात्र का देखेंगे तो कहानी, एकांकी और आत्मकथा से सीधे तौर पर 4 से 5 ऐसे पात्र होते हैं जो पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 4 से 5 प्रश्न बनता है आपका। लेखक की बात करें तो आगे लेखक की जो माँ होती हैं, लेखक के जो पिता होते हैं, उनके बारे में पूछ दिया जाता है प्रश्न, जो 2 से 3 नंबर का, ठीक है। पाठ्य पुस्तक से जो आपका जो विषय वस्तु है, जो उसका मेन कंटेंट है, उसके बारे में लेकर 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। विषय वस्तु का मतलब हुआ कि जैसे पूछ देगा कि अर्धनारीश्वर से आप क्या समझते हैं, तो अर्धनारीश्वर तो पहले आप जानते हैं कि क्या है, निबंध है, मगर उसमें क्या बातें कही गई हैं, उसका अर्थ क्या है, उसी से रिलेटेड आपको 4 पंक्तियों को 4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें से आपका आंसर करना होता है। लेखक की रचना, यानी इसमें आप देखेंगे कि 10 से 12 ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। इसकी हम बात कर चुके हैं, पिछली क्लास जो हमारी हो चुकी है उसमें बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ की विधा 2 से 3 नंबर। विधा का मतलब वही हुआ कि बताइए कि आपका उसने कहा था ये क्या है, तो 4 ऑप्शन में दे देगा, कहानी है, निबंध है और फलाना चिल्ला जो भी है, तो उसमें आपको कहानी मारना होगा। इस तरीके से विधा होता है। लेखक के लिए लेखक का जन्म स्थान पूछता है, कितना, 2 से 3 प्रश्न। जन्म स्थान, ठीक है, ये जन्म काल हो गया और ये जन्म स्थान हो गया, 1 से 2 प्रश्न ऐसे बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लेखक का रचना काल, जिसमें 2 से 3 प्रश्न सीधे तौर पर आपका बन ही जाता है। तो देखिए मैंने एक पूरी तरीके से आपके लिए एक चार्ट तैयार कर दिया है ताकि आपको आसान हो जाए। किसके लिए भाई, ये विषयनिष्ठ जो प्रश्न बनते हैं ना, आपके 6 प्रश्न बनते हैं,
खंड ब के नाम से। तो उसमें आप देखेंगे कि पहले नंबर पर निबंध, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे सप्रसंग व्याख्या, और तीसरे नंबर पर आवेदन देखेंगे, चौथे नंबर पर आप देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न जो आते हैं, और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय नहीं लिखा आएगा, हमारे टाइम में आता था, ठीक है, आपके टाइम में नहीं आता है, मगर आपको मालूम चल जाएगा कि 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। जो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए 100 शब्द में आपको जवाब देना होता है। फिर लास्ट में मिलता है, छठे नंबर पे आपको मिलेगा अवतरण का संक्षेपण। 2 अवतरण देता है जिसमें वो अनरीड रहता है, पहले से वो पढ़ा हुआ नहीं रहता है, कहीं से और से उठा के देता है, और फिर आपको उसको 2 से 3 लाइन में हार्डली करना होता है, 3 लाइन में, यानी 25-30 वर्ड्स में से कर देना होता है, छोटे वर्ड। ये आपको लिखा होगा यहाँ पर कोई, हाँ। तो बात कर लेते हैं फटाफट, सबसे पहले निबंध की बात करते हैं। तो इसमें आपका 2 प्रश्न आता है, प्रश्नों की संख्या क्या है 2, मगर उत्तर कितना, देखिए आपको इस सेक्शन में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कितने प्रश्नों का जवाब इसमें देना है, ठीक है, और कितने नंबर के यहाँ उसका कितने नंबर का रहेगा ये देखना है। तो इसमें निबंध में 2 प्रश्न आते हैं, एक का जवाब देना है। किस तरीके से पूछता है, देखिए आपका प्रिय लेखक पर पूछता है, ठीक है, प्रिय खेल, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण, ठीक है, पवन लिखा हुआ, पावन या होगा, ठीक है, पावन पर्व, होली पे लिख लीजिए, फिर दहेज प्रथा। आप इसको 2025 के लिए भी मान कर चल सकते हैं, आप केवल इतना ही तैयार कर लेंगे निबंध तो आपका काम हो जाएगा, कोई ना कोई इसमें से निश्चित रूप से आ जाएगा, मैं उसी मूड से लिखा हूँ इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या आपका देखिए इसमें 4 प्रश्न आता है, 4 प्रश्न में जिसमें आपको 2 का जवाब देना होता है और 8 नंबर का होता है, एक प्रश्न 4 नंबर का, टोटल 8 नंबर हो गया। 2 प्रश्न इसमें से आपका गद्य खंड से पूछता है, जैसे कहानी से पूछेगा और निबंध से पूछेगा, और 2 प्रश्न जो है पद्य खंड से, यानी पद यानी कविता से, ठीक है, इससे 2 कविता, किसी भी कविता से कुछ पंक्तियों को उठाकर दे देगा और सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए कहेगा। हम आगे की क्लास में जब करेंगे तो सीखेंगे कि सब प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं। अब बात करते हैं आवेदन का। ये निश्चित रूप से किसी भी आपका मैट्रिक हो या आपका 12th, ये सब में पूछा जाता है आवेदन। एक प्रश्न तो निश्चित रूप से, जिसमें आपको 2 देगा, एक देगा मूल रूप से और फिर एक अथवा में देगा, जिसमें से एक का आपका आंसर करना होता है, 5 नंबर का होता है, ठीक है। एक जैसे प्रधानाध्यापक से रिलेटेड होगा स्कूल से, और एक होगा कोई बाहरी रूप से होगा। एक पत्र जो होगा सगे संबंधी या अधिकारियों को लेटर लिखना होता है, कुछ इस तरीके से आता है। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें लघु उत्तरीय नहीं 2 नंबर के प्रश्न का, जिसमें आपका 10 प्रश्न आते हैं और 5 का जवाब देना है, 5 में 10 नंबर का होता है, ठीक है। 5 कहाँ से आएगा, गद्य खंड से आएगा, ठीक है, गद्य खंड में, और 5 कहाँ से आएगा, काव्य खंड से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी इसमें आपका 6 प्रश्न बनता है, 6 प्रश्न जिसमें से आपको 3 का आंसर देना है, पंक्तियाँ 15 यानी 15 नंबर का ये सीधे तौर पर आपका बनता है, जिसमें 2 भावार्थ, ठीक है, पद, कविता, शीर्षक किसी भी कविता से दे देगा, उसको बोलेगा भावार्थ भाई बताइए। और देखिए इसमें से 3 का सारांश पूछता है, 3 कभी 2 भी पूछता है, 3 भी पूछता है, यानी कहानी और निबंध। आपके जो सिलेबस में निबंध लगे हैं, कहानियाँ लगी हैं, तो उनको यहाँ पर सारांश लिखना होता है उनको लेकर, ठीक है। और एक जो है ना कहानी पात्र की भूमिका या परिचय पूछता है, जैसे आपका प्रतिपूर्ति से पूछ देगा, या जो कहानी लगी है उनसे किसी पात्र के बारे में पूछ देगा, क्या भूमिका है, विशेषताएं क्या हैं, इस तरीके से तो लिखना होता है। हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को भी। 6ठा नंबर पे आप देख रहे हैं अवतरण का संक्षेपण, जिसमें आपका 2 अवतरण देगा, यानी पैराग्राफ देगा और बोलेगा कि कितना रहता है उसमें, बोलेगा कि भाई उसको संक्षेपण करिए, यानी 2 अवतरण देगा पैराग्राफ, जिसमें 8 से 10 पंक्तियाँ, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और उसको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना आता है। 2 से 3 का मतलब हुआ कि आपका 25 से 30 वर्ड्स, बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 8 पंक्ति का ये है, कितना संक्षेपण करेंगे तो कम ही करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक तो हमने देख लिया कि किस तरीके से प्रश्न कहाँ से बनते हैं, अब उदाहरण सहित यहाँ पर देखेंगे।
पहला प्रश्न आप देखेंगे कि यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं, ये बताना है आपको। सगुण भक्ति धारा, तो इसमें आप देखिए जायसी हैं, कबीर हैं, या फिर सूरदास हैं, या कुतुबन हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी ब्रीफ कर दूं आपको कि देखिए, जो हम हिंदी पढ़ते हैं ना, इसको भी जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में कई कालखंड बटे हुए हैं, उसी तरीके से जो हमारी हिंदी है उसको भी कई कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो उसमें भी वही पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो हैं निम्न में से कौन जो हैं सगुण भक्ति के काव्य धारा के हैं। तो जब हम क्लास करेंगे तो एक स्पेशल क्लास उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से राइटर्स जो हैं किस किस काव्य खंड में, काव्य रचना काल में आते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि फिर दूसरा आता है, 4 भागों में हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, ठीक है, दूसरा हो गया आपका भक्ति काल, भक्ति काल में बांटा गया है, और तीसरा बांटा गया है रीतिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा जो बांटा गया है आपका आधुनिक काल। और आधुनिक काल को भी कई काल खंडों में आधुनिक काल, ठीक है, और आधुनिक काल खंडों को भी कई भागों में बांटा गया है। इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो आधुनिक में भी जो ये भक्ति है ना, भक्ति को यहाँ देखेंगे, भक्ति को भी 4 काल खंडों में बांटा गया है, उपखंडों में बांटा गया है। पहला हुआ आपका ऐसे तो 2 बांटा हुआ है भक्ति में जैसे, ठीक है, निर्गुण, ठीक है, दूसरा हो गया, दूसरा आप देखेंगे आपका सगुण हो गया। तो दूसरा सगुण देखेंगे तो इस सगुण में आपका इसका भी 2 उपखंड है, इसका भी 2 उपखंड है। तो आगे हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, इसका हम यहाँ आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे निर्गुण को भी बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी, ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा, फिर एक हो गया प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय, ठीक है, शाखा यहाँ पर जोड़ देना, आप मोटा मोटी समझिए, जब क्लास करेंगे तो वहाँ। अब फिलहाल ये पूछ क्या रहा है, भक्ति में सगुण में पूछ रहा है। अभी हम निर्गुण की बात किए, अभी क्या पूछ रहा है, सगुण में। तो सगुण में भी 2 है, एक यहाँ पे है, पहला है भक्ति है, राम भक्ति है, राम भक्ति, ठीक है, और दूसरा होता है आपका, इसमें दूसरा कालखंड बटा हुआ है इसका कृष्ण भक्ति, आपको याद रखना है कृष्ण भक्ति, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। पहले तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा हुआ है ये, फिर उसके बाद भक्ति काल को 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें निर्गुण पहले तो 2 बांटा हुआ है, निर्गुण और सगुण, और निर्गुण को भी 2-2 करके बांटा हुआ है। निर्गुण को ज्ञानाश्रयी, यानी निर्गुण में ज्ञान की बात कही जाती है। कुछ संत ऐसे हैं जो ज्ञान की बात करते हैं, यानी कबीर दास हैं, तो वो ज्ञान है, ज्ञान की बात करते हैं, उस सिद्धांत पर चलते हैं, विचारधारा पर चलते हैं। और प्रेम जो ईश्वर को प्रेम के रूप में देखना, ठीक है, यानी प्रेम भक्ति करना, ये कौन करते हैं, जायसी करते हैं। तो ये आपके सिलेबस में भी लगे हुए हैं राइटर, कबीर नहीं लगे हैं लेकिन जायसी हैं, जायसी, ठीक है। तो परीक्षा में पूछ दे कि भाई बताइए जायसी कौन शाखा के कवि हैं, ठीक है, तो प्रेमाश्रय है, ठीक है, इसमें आप ले लेंगे। अभी आप देखेंगे राम भक्ति में जो है, ये राम भक्ति में कौन आते हैं, तुलसीदास आते हैं। तुलसीदास ने आप देखेंगे तो पूरा जो भी उनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो सारे राम भगवान को डेडिकेटेड हैं। कृष्ण भक्ति में आपका आ जाएंगे, कौन आएंगे, सूरदास आएंगे, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए लिखने दिक्कत है, आप समझ जाइए इतना। तो अभी आप देखिए कि सगुण भक्ति काव्य धारा में कौन से रचना राइटर आते हैं। तो ये अभी मैंने बताया कौन आते हैं, प्रेम की बात कौन करते हैं, जायसी करते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के हैं ये, ठीक है। कबीर यानी ज्ञान की बात करते हैं। देखिएगा इनकी जो वाणियाँ हैं सीधे तौर पर तर्क वितर्क ज्ञान की बातें करते हैं ये सीधे तौर पर, ठीक है। ये लोग ईश्वर को मूर्त रूप में नहीं मानते। निर्गुण का ही मतलब होता है बिना गुण आकार के, ठीक है, वो आध्यात्मिक रूप में अंतर्मन से ईश्वर को रूपरेखा देते हैं, उसको उनको याद करते हैं अंतर आत्मा से ही। ये हुआ, तो ये समझ गए। लेकिन सगुण का मतलब हुआ कि
सगुण यानी गुण जिसका स्पष्ट दिखे, मूर्त रूप, सीधा याद रखिए मूर्त रूप, यानी उसमें सगुण में मूर्ति की पूजा की जाती है। जैसे हम लोग तमाम तरह की मूर्तियों को पूजते हैं ना, भगवान को पूजते हैं मूर्ति रूप में, तो ये हो गया सगुण भक्ति कहलाता है, इसको कहते हैं। आइए, तो अभी कबीर के तो नहीं होंगे, लेकिन सूरदास का भी मैंने बताया किस में आते हैं, वो कृष्ण। सूरदास तो जानते हैं कृष्ण की भक्ति किए हैं, सीधे तौर पर आपको मालूम है, ठीक है। और ये कुतुबन, तो कुतुबन ये सीधे आपका संत, ये भी कुतुबन आते हैं आपका संत में आ जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं पूछ क्या रहे, सगुण, सगुण भक्ति के, ये सगुण में कौन आ गया, राम, और सगुण में राम और कृष्ण है। तो यहाँ देखिए ये दोनों तो होंगे नहीं, सूरदासी जो है सीधे तौर पर कृष्ण यानी सगुण में आते हैं, ये कृष्ण में आते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। और चूँकि क्लास हमारी लंबी होती है और होगी भी, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप क्लास में जब भी बैठे तो ये मान कर चलें कि आप बिल्कुल अपने किसी टीचर के सामने बैठे हैं क्लासरूम में, और इसका कोई टाइमिंग टेबल ये निश्चित नहीं रहेगा भाई हमको 1 घंटे में ख़त्म कर देना है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि हाँ, चीज़ों को तोड़ के पढ़ना है। बाकी बाद में हम लोग पढ़ेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे मारेंगे, लेकिन शुरुआत में भी ढंग से पढ़ेंगे। कमेंट करके बताइएगा आप कि क्या ये चीज़ सही है, आपको अच्छा लगता है। अगर नहीं लगता है तो फिर बाद में आप कभी 2-3 महीना बाद भी क्लास आकर ये कर सकते हैं। केवल नोट रखिएगा कि इस चैनल का नाम, बाद में भी कर सकते हैं, कोई आपके लिए बॉन्डिंग नहीं है। फ़िलहाल ये जो सच में थोड़ा सा कुछ पढ़ना और जानना चाहते हैं वो इस क्लास को रेगुलर कर सकते हैं। तो ये समझ गए, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, बाकी हम बाद में इसको पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट देखते हैं सिपाही की माँ शीर्षक जो है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ। ये शीर्षक पाठ कहने का मतलब है कि ये पाठ आपके सिलेबस में सीधे लगा हुआ है। ठीक है, साहित्यिक विधा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कौन से साहित्यिक विधा, आप पीछे भी देख चुके हैं कि कितने नंबर का ये पूछा जाता है। तो जैसे कौन सा पूछ रहा है, सिपाही की माँ, तो आप जानते हैं कि सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है, ये आप जानते ही हैं। ये कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, ये सब गलत ऑप्शन इसमें ऐड हो गया है, मिस टाइप है सब, ठीक है, बाकी एकांकी है, आप समझते ही हैं। अब बात करते हैं, जय कृष्ण मूर्ति जो हैं उनका पूरा नाम बताना है, पूरा नाम बताना है। तो मैंने बताया ना कि जैसे राइटर के बारे, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है राइटर के ही बारे में। बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो सीधे तौर पर राइटर से ही पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो अभी आप जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि यहाँ पे जे का फुल फॉर्म होता है जिद्दू, ठीक है, तो ये याद रखना है। और कृष्णमूर्ति तो है ही, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता हैं। देखिए वहाँ पे आप पढ़े हैं कि पिता, 1 से 2 प्रश्न ऐसे बनते हैं कि किसी राइटर के पिता का नाम पूछता है। तो पहले तो नाम ही दे दिया है, कभी राइटर का नाम दे देगा और उनका पिता का नाम ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा, लेकिन अभी नाम ही दे दिया है पिता का। तो अब पूछ रहा है कि ये किनके पिताजी हैं, तो भूषण तुलसीदास का तो नहीं है, ठीक है, नाभादास का भी नहीं है, सूरदास का भी, सूरदास का तो पिताजी मिलते ही नहीं हैं, और तुलसीदास का भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, नाभादास के मिलते हैं, आपका भूषण आंसर होगा, ठीक है, भूषण के रत्नाकर हुए, तो ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, चिंतामणि किस काल के, चिंतामणि जो हैं किस काल के कवि हैं। तो चिंतामणि ये आपका मैंने बताया ना कि हिंदी साहित्य को चार काल खंडों में बांटा गया है, जो अभी बताया। तो तीसरे नंबर पर जो रीतिकाल है ना, कालखंड, रीतिकाल, तीसरे नंबर पर जो रीतिकाल खंड है आप देखेंगे उसमें चिंतामणि जी आते हैं, ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। आदिकाल में नहीं आते हैं, भक्ति काल में भी नहीं आते हैं, और आधुनिक काल में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। ये आप मोटे तौर पर समझिए, समझने के लिए क्लास अभी मैंने इसको लगाया है कि आप समझिए कि किस तरीके से प्रश्न आपके लिए बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम पूछा हुआ है भाई, पति का नाम, तो आप जानते हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यही आंसर होगा। ठाकुर राम सिंह नहीं होगा, कृष्ण सिंह नहीं होगा, राजा राम ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं, ठीक है। अभी जब मैं बताया था कि कालखंड जब बताया था मैं आपको, तो उसमें जो चौथा नंबर था ना, चौथा नंबर पे आधुनिक कालखंड,
ठीक है। आधुनिक कालखंड जो है, आधुनिक कालखंड, आधुनिक कालखंड में आप देखेंगे कि उसमें भी मैंने बताया कि कई कालखंडों में उसको भी बांटा गया है। तो सबसे पहले जो है ना, आधुनिक को भी बांटा गया भारतेंदु युग के नाम से बांटा गया, भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग के नाम से भी एक बना हुआ है। फिर एक द्विवेदी युग, यानी भारतेंदु यानी जो हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर बना हुआ एक युग का नाम दे दिया गया द्विवेदी, द्विवेदी जी। ठीक है, द्विवेदी युग। और फिर पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर जो हो गया द्विवेदी युग, और तीसरा जो है आपका छायावाद, छायावाद। फिर उसके बाद ठीक है प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, उसके बाद चौथा प्रगतिवाद, सॉरी इसको ख़त्म कर बाबा टाइप। तो ये आप देख लिए, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद हो गया। फिर आपका 5 नंबर पे आ गया प्रगतिवाद के बाद आएगा प्रयोगवाद। फिर आगे भी है, बहुत सारा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखिए कि इसमें छायावाद के लिए पूछा है, यानी इसके बारे में पूछा है। तो इसमें भूषण नहीं, पहले तो भूषण आपने देख लिया उधर। भूषण क्या है आपका, रीतिकाल में आते हैं। ठीक है, रीतिकाल में आते हैं। जयशंकर प्रसाद आपका छायावादी हैं, विनोद जी नहीं है, नाभाग जी नहीं है। ये 9 नंबर है, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान। देखिए क्या पूछा है, स्थायी निवास स्थान पूछा हुआ है। आपका जन्म काल जो है उस स्थान को नहीं पूछा है, तो अस्थायी निवास काल आपका काशी हो जाएगा, याद रखिएगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, जैसे मुक्तिबोध का पूरा नाम आपका गजानन माधव मुक्तिबोध है। सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी राइटर का जैसे अज्ञेय दे देगा, अज्ञेय का पूछेगा कि पूरा नाम क्या हुआ। अभी दे दिया मुक्तिबोध का पूरा नाम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो राइटर लगे हुए हैं उनका पूरा नाम भी हमको याद रखना, ये भी ध्यान देना है। अब जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम पूछ दिया, आप ध्यान से देखिए तो इसमें नारायण है। ठीक है, पहला ही आंसर है, जय नारायण, ये सब नहीं होगा, याद रखना है। उदय प्रकाश की माता का नाम, तो उदय प्रकाश की माता यानी उदय कहाँ का, गंगा, गंगा देवी। गंगा कहाँ से उदय होती है, हिमालय से, यानी उदय और गंगा, ऐसे याद रख लेना है। मोहन राकेश का जन्म बताना है। ठीक है, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है, तो मोहन राकेश का जन्म स्थान, हाँ, अमृतसर पंजाब में हुआ है इनका जन्म। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद, अमृतसर, आजमगढ़, दिल्ली। इलाहाबाद, सुभद्रा कुमारी का जन्म कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान बताना है, कहाँ हुआ। तो आप जानते हैं कि इनका जन्म स्थान है गोड्डा, झारखंड में पड़ता है। ठीक है, ये गांव का जो घर कविता है उसके ये राइटर हैं। ठीक है, बीजक आप सीधे तौर पे याद रखिएगा कि बीजक, ठीक है, किसकी रचना है, तो ये है कबीर दास की है। ठीक है, बीजक में ही साखी शब्दी बांटा हुआ है, उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रचना के बारे में बताना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना आपके देखिए सिलेबस में ये पाठ लगे हुए हैं और उसमें से पूछ दिया। संपूर्ण क्रांति तो आप जानते हैं नहीं, तिरिश बहादुर जानते हैं, संपूर्ण वो आपका जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर आपका रामधारी सिंह दिनकर, यही आंसर होगा। शिक्षा जय कृष्णमूर्ति हैं। ठीक है, जय कृष्णमूर्ति की रचना देखिए अभी बात हो ही गई, ये क्या हो गया, शिक्षा हो गया। भगत सिंह की बताना है कि रचना इसमें से कौन सी है, तो आप जानते हैं ये होगा नहीं जयप्रकाश, लेख और पत्र ये वाला है, एक लेख एक पत्र। ठीक है, मोटे तौर पर समझिए कि इस तरीके से प्रश्न, ये सारे जो प्रश्न है ना 2023 और 24 को मिलाकर मैंने यहाँ पर रखा हुआ। ये हम देख रहे हैं कौन, 2023 के प्रश्न आप देख रहे हैं, पहले 2024 का देखें। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना बताना है। ठीक है, तो रोज क्या है, कहानी है अज्ञेय की, तिरिच बहादुर जूठन आत्मकथा का छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है आपकी किताब में। ठीक है, तो ये नहीं होगा हाँ जूठन यही होगा, ओम प्रकाश ये आत्मकथा है। ठीक है,
खुद राइटर, आत्मकथा खुद राइटर ही लिखता है, इस बात को आप याद रखिएगा। कोई दूसरा आदमी नहीं लिख सकता है, आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखी जाती है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बताना है, निम्न में से कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट के जानते ही हैं बातचीत, पहला ही चैप्टर ही है, जूठन नहीं होगा। अभी देखें वाल्मीकि का है, रोज अगे का है, प्रगति और समाज किसकी है। तो ये देखिए जायसी है, बताना है जायसी की रचना निम्न में से कौन सा है। तो कड़बक, छप्य, कवित, उषा। जायसी का क्या है, कड़बक है। ठीक है, ये आंसर होगा। छप्य नहीं होगा, छप्य आपका नाभादास का होगा। कवित आपका हो जाएगा भूषण का होगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बताना है, कौन है। उषा है। प्यारे नन्हे बेटे नहीं पुत्र वियोग है। सुभद्रा जी अपने पुत्र को लेकर कविताएं लिखी हैं। भूषण की कविता बताना है, निम्न में से कौन है। तो हारजीत नहीं है, कवित है। ठीक है, याद रखना है। रघुवीर सहाय की कविता बताना है, निम्न में से कौन है। रघुवीर सहाय की कविता बताना है, निम्न में से कौन है। तो पुत्र वियोग तो अभी नहीं होगा, आप पढ़े हैं। जन जन का चेहरा, एक मुक्तिबोध का है, ये भी नहीं है। अधिनायक होगा। ठीक है, गाँव का घर तो ज्ञानेंद्रपति का है। नेक्स्ट देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है। पहला ही आंसर होगा, तुमुल कोलाहल कलह में। कवित नहीं होगा, कड़बक जायसी का है। ठीक है, हार जीत तो बिल्कुल ही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं विधा पूछ रहा है, पीछे भी एक पूछा था शायद, हाँ। और ये इसमें देखते हैं नाटक, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत। तो आप जानते हैं कि दो आपके पाठ्य पुस्तक में दो ही निबंध हैं। आपका जो पहला हो गया ये बातचीत, और दूसरा आपका नहीं, तीन लगा हुआ, बातचीत हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया, और तीसरा वो सदा नीरा हो गया। ठीक है, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, विधा पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये है शिक्षा है, यानी शिक्षा शास्त्र ही है। ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षा शीर्षक पाठ जो लगा हुआ है, ये इसके जो राइटर हैं जे कृष्णमूर्ति कोई राइटर नहीं है, बल्कि वो एक विचारक हैं, दार्शनिक विचारक हैं। ठीक है, तो दार्शनिक हैं, तो क्या वो जब भी अपनी भाषण करते हैं कहीं, तो उसी का एक कहीं भाषण दिए हैं, तो इसको ड्राफ्ट करके आपके पाठ्य पुस्तक में लगा दिया गया है। आगे देखते हैं नाभा दास। ठीक है, नाभा दास देखते हैं, नाभा दास किस प्रकार के भक्त कवि हैं। अभी एक प्रश्न पीछे भी देखें आप, पूछा हुआ था, और एक प्रश्न ठीक यही पूछ दिया है कि किस कालखंड से हैं। तो भक्ति पूछे किस प्रकार के भक्त कवि हैं, तो पहले मैंने बता दिया है कौन कौन से कालखंड होता है उसमें भी। तो नाभा दास पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपका नाभा हो गया, नाभा जी राम भक्ति के हैं। ठीक है, पहला ही हो गया। नाभा दास के गुरु अग्रदास हैं, तो ये राम भक्ति किए थे, राम की उपासना किए थे ये लोग। आगे देखते हैं, हार जीत जो है, हार जीत कविता निम्न में से किनकी है। तो हार जीत क्या है, विनोद कुमार शुक्ल, नहीं इनकी नहीं है, वो तो बच्चे को लेकर लिखे हैं। रघुवीर सहाय की भी नहीं है, मुक्तिबोध की भी नहीं है। ये किसकी है, अशोक वाजपेयी की। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो अभी तक आपने देख लिया कि इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास से समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अभी तक मैंने आपको 2 क्लास इसको लेकर कर दिया, जिसमें व्याकरण और आपका विषय से किस तरीके से प्रश्न बनते एक नंबर के, इसकी हमने यहाँ पर चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में हम अब अपनी जो क्लास है ना, पाठ की जो सिलेबस लगी हुई है, तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर से बातचीत है, उसको अब बारी बारी से करेंगे। यही रहा, इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर क्लास इस तरीके से शुरू है। अभी थोड़ी सी गर्मी इतनी है ना कि
खैर कोई नहीं, आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए जोश जुनून मैंने पैदा कर रखा है। ये आप मान के चलिए कि जोश रहेगा तो आप पत्थर से आग निकाल पाइएगा, नहीं रहेगा तो आपके हाथ में माचिस भी रहेगी ना तो आप आग नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए जोश बहुत ज़रूरी है, जुनून बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने लिए अपने 2025 की तैयारी के लिए जुनून बना कर रखिए, नहीं है तो जुनून कहीं से लाइए और तैयारी मेरे साथ लग जाइए करने में। चलिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।